कहीं टूटा हुआ दर्पण बार बार याद आता है, उदासी और आंसू का स्वयंवर याद आता है। जब महलों से हमारे सवालों के उत्तर नहीं मिलते, मेरे गांव का भीगा हुआ घर याद आता है। आज बातचीत करेंगे रामेश्वर डूडी खामोश हो गए, उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर क्या कुछ छोड़ गए हैं और कैसे राजस्थान की जनता उन्हें याद कर रही है। बातचीत इस पर भी करेंगे कि कैसे कफ सिरप से हुई मौतों की तहकीकात करते करते मुझे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तहकीकात याद आ गई। आज बातचीत इस पर भी करेंगे कि नरेश मीणा विक्रम मीणा को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हुए हैं और कैसे छात्र राजनीति से उभरता हुआ सितारा विनोद जाखड़ स्थापित राजनीति के मानदंडों को राजस्थान में तोड़ रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं रामेश्वर डूडी से। रामेश्वर डूडी अपने पीछे एक लंबी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए हैं, जिन्हें आज लोग याद कर रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करने के लिए इस तरह से बीकानेर में जनता उमड़ी हुई है। रामेश्वर डूडी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। रामेश्वर डूडी एक हंसमुख और दिलेर राजनेता थे। जब भी मिलते थे हंसते हुए मुस्कुराते हुए। उनके राजनीतिक दुश्मन बेहद कम थे। किसान राजनीति को लेकर उनका एक मजबूत आग्रह था, मगर राजस्थान के राजनीति में ये तारा ध्रुव तारा नहीं बन पाया। इसके कई वजहें रही, इस पर भी चर्चा करेंगे कि उनकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही और कौन कौन आड़े आते रहा। मगर कैसे लोग याद कर रहे हैं सचिन पायलट के साथ उनकी आत्मीय तस्वीर। इस जोड़ी ने कांग्रेस में तब कमाल किया जब कांग्रेस 21 सीटों पर आ गई थी। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने थे और आखिरी समय में रामेश्वर डूडी से उनके रिश्ते बेहतर हुए थे, उस पर भी बात करेंगे। और किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा जब विधानसभा में चीफ व्हिप थे, तब रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष थे। हनुमान बेनीवाल के साथ भी उनके रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है जब दूसरी पार्टियों में आप होते हैं, मगर इसके बावजूद रामेश्वर डूडी के दुश्मन बेहद कम थे। आज जब पंचतत्व में विलीन होते उनका पार्थिव शरीर जा रहा है, तो अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों कंधा दे रहे हैं। रामेश्वर डूडी बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़े, यह साहस का काम था, और उसके बाद सांसद बने बीकानेर से। हालांकि धर्मेंद्र के खिलाफ वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद सांसद बने। फिर 2008 में वो विधायक बने, कांग्रेस सत्ता में लौटी, मगर उन्हें अशोक गहलोत पसंद नहीं करते थे। इसलिए लूणकरण से आने वाले वीरेंद्र बेनीवाल को अशोक गहलोत ने गृह राज्य मंत्री बनाया और इंतजार करते रह गए रामेश्वर डूडी। वापस कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो शीशराम ओला सोनिया गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब अशोक गहलोत की राजनीति को राजस्थान में कम से कम विराम दीजिए। और वहां से वो 2 सितारे खोज कर लाए। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया और रामेश्वर डूडी को नेता प्रतिपक्ष। ये दोनों बेहतरीन काम करते हुए कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाए। जब कहा जा रहा था कि 21 सीटों पर सिमटी हुई कांग्रेस अब क्या कर पाएगी, तब इन्होंने शानदार ढंग से मेहनत किया राजस्थान में जमीन पर। एक एक मसलों को देख लीजिए, एक एक कांड को देख लीजिए। अभी की तरह वो कांग्रेस नहीं थी। सदन से लेकर सड़क पर दोनों नेता जनता के मुद्दों पर लड़ते दिखते थे। पर अचानक से 2018 में रामेश्वर डूडी चुनाव हार गए। रामेश्वर डूडी राजस्थान की राजनीति को उतनी गहरे तरीके से नहीं समझ पाए जितना सचिन पायलट समझ गए थे। वो आखिरी क्षण तक ये बताए नहीं किसी को कि वो टोंक से चुनाव लड़ेंगे, वरना उनके साथ भी खेल हो जाता।
नोखा से जो चुनाव लड़ने वाले थे कन्हैयालाल झंवर, उन्हें अशोक गहलोत ने कांग्रेस का टिकट देकर बीकानेर शिफ्ट कर दिया। ये दोनों बार रामेश्वर डूडी त्रिकोणीय चुनाव में चुनाव जीत कर आते थे। इस बार भी कन्हैयालाल झंवर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, मगर अशोक गहलोत को लगा कि ये फिर से चुनाव अगर जीत गया तो तीसरी बार का विधायक होगा, सांसद भी रहा है और बार बार वो किसान पुत्र को राजस्थान के बड़ी गद्दी पर बैठाने की बात करते थे, लिहाजा नोखा में ही उनकी जड़ें काट दी गई। सचिन पायलट इस मामले में लकी निकले। आखिरी क्षण में वो टोंक को चुने जहां पर उनके सजातीय मतदाता और मुस्लिम मतदाता इतनी बड़ी संख्या में थे और इतनी देरी हो चुकी थी। नामांकन के ठीक पहले उन्होंने दांव खेला कि अशोक गहलोत बिसात बिछा नहीं पाए। वैसे 2008 में भी नारायण सिंह, बीडी कल्ला, सीपी जोशी 3 प्रदेश अध्यक्ष बने थे उससे पहले और तीनों मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए थे। नटवर सिंह ने बीडी कल्ला को बनाया था, सीपी जोशी को गिरजा व्यास और उनके साथ शीशराम ओला ने बनाया था, नारायण सिंह को भी शीशराम ओला बनवा कर लाए थे सोनिया गांधी से। इन तीनों को 2008 में चुनाव हरवा दिया गया। अमरा राम जीत गए, नारायण सिंह से सीपी जोशी 1 वोट से निकल गए और फिर बीडी कल्ला भी घर बैठ गए। इस तरह से अशोक गहलोत अपनी प्रतिद्वंदियों को खत्म करते आ रहे थे, मगर रामेश्वर डूडी चुनाव हारने के बाद भी एक बड़े कद के नेता थे। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहते हुए रामेश्वर डूडी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश किए और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर सपोर्ट किया और अशोक गहलोत से टकराए। हनुमान बेनीवाल ने भी इनका साथ दिया नागौर से और ऐसा लगा कि एक बड़े नेता रामेश्वर डूडी के लिए कांग्रेस कम से कम इतना काम तो कर ही सकती है, मगर वैभव गहलोत के लिए पुत्र प्रेम में पड़कर सवाई मानसिंह स्टेडियम को अशोक गहलोत ने छावनी बना दिया। वो तो भला मानिए कि सचिन पायलट ने बगावत कर दी और अशोक गहलोत की मजबूरी थी कि एक एक नेता जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे उनके साथ लाने की उनकी मजबूरी थी कि रामेश्वर डूडी को वो अपनाए कि कहीं सचिन पायलट के साथ न चला जाए। और आखिर में किसान आयोग का पद मिला। जाते जाते सरकार के नजदीक हुए, अशोक गहलोत के भी नजदीक आए, पर बहुत देरी हो चुकी थी। एक उभरता हुआ नेता जो राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा कद रख पाता, उसके परे धीरे धीरे काटते काटते छोटी कर दी गई थी और फिर वह ऐसे बीमार पड़े कि उठ नहीं पाए। अगर आज होते तो बीकानेर के इलाके में एक कांग्रेस की राजनीति के लिए बड़ी धुरी होते और एक बड़े किसान नेता के रूप में भी अपनी राजनीति को उभार दे रहे होते। पर एक दिन सबको जाना है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। लोग जिस तरह से याद कर रहे हैं उन्हें, यही यादें रह जाती है कि उनका स्वभाव कैसा था। कुलदीप थे हमारे पत्रकार मित्र, उनके लिए पीआर का काम देखा करते थे। उनका जब प्रेस नोट आता था तो मुझे देखकर लगता था कि ये नेता कितना संवेदनशील है और हर मुद्दे पर कितनी पकड़ रखता है, पर होने को कुछ और मंजूर था। ईश्वर उन्हें अपने कदमों में, उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने कदमों में जगह दे। ये उनके पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत। इधर कांग्रेस की राजनीति में एक युवा नेता विनोद जाखड़ जेल में बंद कर दिए गए हैं। देखिए, छात्र राजनीति में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप आंदोलन करते हो, सरकार से टकराते हो, युवा हैं और जोश नहीं है, खून गर्म नहीं है, तो फिर जवानी का नाम क्या? जवानी ही तो रवानी है। और अगर विनोद जाखड़ टकराए हैं तो इसमें इतना बड़ा ईगो सरकार का नहीं होना चाहिए कि एक एनएसयूआई
एक छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को जेल में बंद कर दिया जाए। अब बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप पोस्टर फाड़ दो, हमारे बैनर फाड़ दो, लेकिन पहली बार नहीं हुआ है। छात्र राजनीति में ये सब होता रहता है और ऐसा भी कोई बड़ी हिंसा नहीं वहां पर हो रही थी जिसे लेकर इतनी गंभीरता से सरकार ने इतने छात्र नेताओं को जेल में बंद कर दिया है और कईयों को बुरी तरह से मारा है जो घायल हैं। ये दिखाई दे रहा है किस तरह से रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, अनिल चौधरी और मनीष यादव ये सभी बीजू और जोसेफ के पास गए हैं कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा लोकतंत्र है जिसके तहत विनोद जाखड़ को जेल में बंद करके रखा गया है, जो संगीन धाराएं लगाई गई है, ये क्या तरीका है। ये सारे नेता जेल में भी गए थे विनोद जाखड़ से मिलने के लिए, मगर मुलाकातें नहीं होने दी गई। अब कहा जा रहा है वरुण चौधरी भी 6 अक्टूबर को जयपुर आ रहे हैं और विनोद जाखड़ को अगर नहीं छोड़ा गया तो एनएसयूआई यहां पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। विनोद जाखड़, मैं बार बार कहता हूं कि छात्र राजनीति के स्थापित मानदंडों को तोड़ते नजर आए हैं, क्योंकि यहां पर किसी दलित छात्र नेता के लिए एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स, उग्र राजनीति की जगह बहुत सीमित रही है। सामंतवादी राज्य है और नव सामंतवादी जो मजबूत ओबीसी जातियां हैं वो नव सामंतवादी राजनीति की तरफ रही हैं और उसमें विनोद जाखड़ एक दलित चेहरा राजस्थान की युवा राजनीति में खुद को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने भी इनके लिए दिल्ली में मांग उठाई है और इस आंदोलन के जरिए इनका कद ऊंचा हुआ है, क्योंकि यहां पर एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि यह विचारधारा की लड़ाई है। आप इधर खड़े हो सकते हैं, उधर खड़े हो सकते हैं, ये नहीं तय कर सकते कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जो बहुमत चाहे आज कहा जाता है कि वही सही है। उधर नरेश मीणा भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं और फिर से बैठे हुए हैं जमुआ रामगढ़ में। वहां पर विक्रम मीणा नाम का व्यक्ति लड़का जंगल गया था और वहां पर कहा जा रहा है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने बदसलूकी की, उसके बाद आत्महत्या कर लिया और उसे लेकर जब आंदोलन हो रहा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज की। और यहाँ पर देखिए अब सब बैठे हुए हैं, वहाँ के जो विधायक हैं गोपाल मीणा वो भी बैठे हुए हैं और एक आंदोलन की रूपरेखा वहाँ पर तैयार की जा रही है। सरकार जो पैकेज दे रही है उस पैकेज को परिवार वाले ठुकरा रहे हैं। वो कठोर सजा चाहते हैं जिन्होंने विक्रम मीणा के साथ ज्यादती की है। सरकार जांच का भरोसा दे रही है, पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा, कल अगर लाठी चार्ज नहीं किया जाता, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते तो बेहतर रहता। मैं हमेशा से कहता हूं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन जो है वो एक गैस चैम्बर में बना हुआ विंडो है जहां से दिल का गुबार निकालने का मौका मिलता है और ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। पता नहीं पुलिस और प्रशासन इस बात को समझते क्यों नहीं, पर एक अलग मानसिकता होती है जब आप सत्ता में बैठे होते हो, तो इसलिए आप इस तरह की सोच रख नहीं पाते कि लोकतंत्र में इन व्यवस्थाओं का क्या महत्व है। पर दूसरी तरफ एक और राजनीति चल रही है राजस्थान में जिसे लेकर भी जिक्र करना जरूरी है। विनोद जाखड़ अगर जाते हैं जेल में तो पूछा जाता है सचिन पायलट कहाँ है। विक्रम मीणा को लेकर आंदोलन कहा होता है तो पूछा जाता है सचिन पायलट कहाँ है। मतलब एक हर छोटी मोटी राजनीति में सचिन पायलट कहाँ है, एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे। जब मैं लोगों से कहता हूं कि सचिन पायलट राजस्थान में एक उम्मीदों के नेता बन चुके हैं, जहां पर हर कोई उन्हें
खुद में खोज रहा है, खुद के आंदोलन में खोज रहा है, जो दुश्मन है वह भी खोज रहा है कि अमुक आंदोलन में वो क्यों नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और राजस्थान में हर जगह उनकी खोज हो रही है। ना चाहने वाले इसलिए खोजते हैं बताने के लिए कि देखो सचिन पायलट नहीं है, चाहने वाले इसलिए खोजते हैं कि देखो हम इतनी मोहब्बत करते हैं, सचिन पायलट नहीं है। सचिन पायलट को राष्ट्रीय राजनीति में भी समय देना पड़ रहा है, मगर यहां पर हर जगह उन्हें खोजा भी जा रहा है। अब ये कई तरह का प्रयोग इसमें किया जा रहा है, मगर मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट को अपनी सक्रियता राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ राजस्थान में भी बढ़ानी होगी। अब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ही हम सक्रिय होते हैं एक तरह से तूफान सा खड़ा हो जाता है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन के आ रहे हैं, विरोधी चारों तरफ से हमलावर हो जाते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। अब इस डर से वो बैठे रहते हैं तो उनके प्रशंसक और विरोधी उन्हें खोजने लगते हैं, सचिन पायलट कहां है। जो सोशल मीडिया में विरोधी हैं वो गाली खाने के लिए उनका नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि संख्या बढ़े। जो प्रशंसक हैं वो जो विरोधी हैं उन्हें गलियाने में लग जाते हैं जिससे उनके नाम लेने वालों का फायदा हो। तो एक दोहरी राजनीति में सचिन पायलट फंसे हुए नजर आ रहे हैं हर जगह। मगर आज बात करेंगे कफ सिरप को लेकर भी। आपको लगता है कि राजस्थान में हम इतनी ज्यादा बातें करते हैं, नेता जो हैं विपक्ष के उनके, मगर विपक्ष में नेता बचे हैं क्या मुद्दों पर? कफ सिरप को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस का कोई नेता आपको बोलता हुआ दिखा क्या? पेपर लीक पर कांग्रेस का कोई नेता बोलता हुआ दिखा क्या? बोलने का तो खैर छोड़ लीजिए, कहीं भी बोल रही, कोई आंदोलन करता हुआ दिखा क्या? सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, वो जोधपुर में बंद हैं, कोई कांग्रेस का राजस्थान का नेता बोलता हुआ आपको दिखा क्या? विपक्ष नाम की कोई चीज राजस्थान में है क्या? सभी के सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मगर क्या वाकई में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ये कुछ कर भी रहे हैं क्या? ऐसा लगता तो नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ही बोल रहे हैं कफ सिरप के मसले पर, अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, भजन लाल सरकार को, कि केसंस कंपनी पर पाबंदी तो पहले लग जानी चाहिए थी। ये बात कांग्रेस क्यों नहीं कह पा रही है? हम इसकी पड़ताल करने गए तो बिल्कुल हूबहू सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वाला मामला याद आ गया। दरअसल ये केसंस कंपनी फला फूला है कोरोना काल में, और उस समय यही सारे सैंपल फेल हुए हैं, मगर कंपनी पर कोई पाबंदी नहीं लगी। ठीक उसी तरह से जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ कांग्रेस राज में, उस समय फला फूला मगर भर्ती रद्द नहीं हुई, न जांच हुई। अब जब भजनलाल सरकार सत्ता में आई तो फरवरी 2025 में इस कंपनी के कफ सिरप को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे भजनलाल शर्मा सत्ता में आई बीजेपी तो एसआईटी का गठन कर दिए और मंत्रिमंडलीय समिति का गठन कर दिया पेपर रद्द करने को लेकर फैसला लेने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक कफ सिरप केसंस कंपनी से खरीदा जाने लगा। कैसे? किसी को पता ही नहीं चला। ठीक वैसे ही जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भजनलाल सरकार यूटर्न कब ले ली पता ही नहीं चला, और क्यों ले ली। ये तो भला मानिए कि भजनलाल शर्मा को पिछली रात यह बात पता चली कि सारे के सारे कारनामे गहलोत सरकार के दौरान के हैं और हमारी सरकार में ही इसे बैन किया गया था और हमारी सरकार में ही खरीद शुरू हो गई। फिर इस कंपनी के 19 दवाओं पर पाबंदी लगी और जो ड्रग कंट्रोलर थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया। डॉक्टर और फार्मासिस्ट पर भी कार्रवाई की गई। अब फार्मासिस्ट जो है वो कहीं से जुगाड़ लाकर सर्टिफिकेट फार्मासिस्ट बन गए, लिखित परीक्षा ही नहीं हो रही है। 11,500 से ज्यादा पद खाली हैं, तो फिर दवाई तो कोई भी दे देगा जब डॉक्टर लिख देगा कोल्ड सिरप। तो मैं इसलिए कह रहा था कि
ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो या ये कफ सिरप का मामला, ये गहलोत सरकार के पाप को ढोने का ठेका भजनलाल शर्मा क्यों ले लेते हैं, ये समझ में नहीं आता। पर चलिए, कफ सिरप मामले में कम से कम देर आए दुरुस्त आए। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी अभी भी देरी नहीं है, अगर दुरुस्त आ जाएं तो और अच्छा है। पता नहीं ये मौका मिला है इन्हें मौका मिला है कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर काम करके राजस्थान के युवाओं के दिल में वो जगह बनाएं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, सुनिए। मैं जब ये कफ सिरप की स्टोरी कर रहा था तो हमें पता चला कि कोई भी सीएचओ जो है वो फार्मासिस्ट नहीं है, और जो जीएनएम है वो ये दवाइयाँ बांट रही हैं। इसी तरह से हम मानसरोवर के इलाके में, सांगानेर के इलाके में जो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर सीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए थे। गुजर की थड़ी में जैसे ही घुसे हम सीएससी में, बच्चे अचानक से दौड़ दौड़ के आने लगे कि एसआई वाला मामला मत छोड़ना सर, कोई कहे सर रीट वाला मामला भी उठाओ ना। और उनकी आंखों में जो मैंने चमक देखी, उम्मीदें देखी, तो मुझे लगा कि ये इतना बड़ा मसला है, ये हमारे राजनेता समझते क्यों नहीं है कि देश का युवा उनसे चाहता क्या है। जब उस गली में मैं घुसा और इस तरह से अपने अपने कमरों से बाहर आ रहे थे छात्र मिलने के लिए, तो मुझे लगा कि एक बार अशोक गहलोत को भी जाना चाहिए और भजनलाल शर्मा को भी जाना चाहिए, जहां पर छात्र रहते हैं वो चाहते क्या है। क्योंकि अगर नेता आप हो आज के, तो वोटर वही हैं कल के। वो क्या चाहते हैं उन्हें समझना पड़ेगा। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।